नमस्कार। आए आज कुछ नया सीखते हैं। हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जीकर शून्य पर मरना हो। ये सुनने में ही मतलब एकदम उल्टा लगता है ना? जो हमें सिखाया गया है उससे बिल्कुल अलग। बिल्कुल। ये विचार न सिर्फ चौंकाता है बल्कि हमारी पूरी जो फाइनेंशियल सोच है उसकी जड़ें हिला देता है। हाँ, आज हम बिल पर्किंस की किताब शून्य पर मृत्यु यानी डाई विद जीरो के इन्हीं कह सकते क्रांतिकारी विचारों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये किताब पारंपरिक सलाह को सीधी चुनौती देती है। कहती है कि पैसे का असली मकसद उसे अनुभवों, खुशी, यादगार मामूल लम्हों में बदलना है। और वो भी तब जब आप उनका सबसे ज्यादा लुत्फ उठा सके। बैंक अकाउंट शायद खाली हो पर यादों का बैंक वो लबालब भरा हो। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नजरिया इसलिए इतना ध्यान खींचता है क्योंकि ये उस सलाह के ठीक उलट है जो हम मतलब बचपन से सुनते आए। भविष्य के लिए बचाओ बचाओ, बस बचाते रहो। हाँ, सेव मोर। परकिंस का दर्शन पैसे को तिजोरी में बंद रखने वाली चीज की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक औजार, एक साधन मानता है जिससे जिंदगी को ज्यादा सार्थक और यादगार बनाया जा सके। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि ये सोच कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या तर्क है और क्यों ये किसी के लिए अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलने का एक शक्तिशाली नजरिया बन सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो पर्किंस कहते हैं वो है अपने वित्तीय लक्ष्य को ही मतलब पूरी तरह से बदल देना। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि रिटायरमेंट के लिए, बुरे वक्त के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करो, नेटवर्थ बढ़ाना ही जैसे जिंदगी का मकसद बन गया हो। सही कहा। लेकिन पर्किंस कहते हैं रुकिए, ये सोच शायद उल्टी है। क्या हम जरूरत से ज्यादा बचाने के चक्कर में उन सुनहरे सालों को गंवा रहे हैं जब हमारे पास सेहत और ऊर्जा दोनों होते हैं? हाँ, और ये उल्टी सोच वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। पर्किंस तर्क देते हैं कि जरूरत से ज्यादा बचत करना, जिसे वो ओवर सेविंग कहते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। जोखिम? बचत करना जोखिम कैसे हो सकता है? जोखिम इस बात का कि आप उस पैसे को कभी इस्तेमाल ही ना कर पाएं जिसे आपने बड़ी मेहनत से कमाया और बचाया। खासकर उन अनुभवों के लिए जिन्हें शायद 60 या 70 की उम्र में वैसे नहीं जी पाएंगे जैसे 30 या 40 में। जैसे सोचिए, किसी पहाड़ पर ट्रैकिंग करना या दुनिया की सैर करना, ये सब जवानी में ज्यादा आसान और मजेदार होते हैं ना? तो पर्किंस सवाल उठाते हैं, क्या हम भविष्य की एक अनिश्चित सुरक्षा के लिए वर्तमान के निश्चित और अनमोल पलों का सौदा कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। ये प्राथमिकताओं को फिर से देखने का न्योता है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ उनका एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है टाइम बकेट, यानी समय के खंड। ये क्या है? क्या ये सिर्फ जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटना है? नहीं, ये सिर्फ बांटना नहीं है, ये एक रणनीति है। पर्किंस सुझाव देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को दशकों के बकेट्स या खंडों में देखें, 20s, 30s, 40s, 50s और आगे भी। अच्छा। हर दशक एक खास तरह के अनुभवों के लिए एक अवसर की खिड़की की तरह है। उनकी दलील है कि कुछ अनुभव एक खास उम्र में ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं या संभव हो पाते हैं। जैसे 20s का दशक शायद रोमांच, यात्रा, नई चीजें आजमाने के लिए सबसे सही हो, जब शारीरिक ऊर्जा चरम पर होती है, जिम्मेदारियां कम होती हैं। 30s और 40s शायद परिवार शुरू करने, करियर बनाने और उसमें गहराई तक जाने के लिए ज्यादा उपयुक्त हों। और फिर बाद के दशक? वहीं 50s और 60s शायद मेंटरशिप, समाज को कुछ लौटाने या फिर वो धीमी गति वाले अनुभव उनके लिए बेहतर हों। मतलब ये कि सारे सपने रिटायरमेंट के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए कि जब रिटायर होंगे तब देखेंगे, क्योंकि तब शायद वो ऊर्जा, वो सेहत या वो इच्छा ही न रहे। बिल्कुल। और यहाँ मुद्दा सिर्फ ऊर्जा या सेहत का नहीं है, बल्कि अनुभवों की प्रकृति का भी है। कुछ चीजों का मजा एक खास उम्र में ही आता है। सही बात है। पर्किंस कहते हैं कि अगर आप इंतजार करते रहे तो वो अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि समय हमारा सबसे कीमती और सीमित संसाधन है। टाइम बकेट का विचार हमें अपने समय का सोच समझकर इरादे के साथ इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ योजना बनाने के बारे में नहीं है, ये इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में है कि कुछ दरवाजे समय के साथ बंद हो जाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और ये बात हमें एक और जरूरी पहलू पर लाती है जिसके बारे में पर्किंस बात करते हैं, स्वास्थ्य, समय और धन का त्रिकोण। ये तीनों चीजें जिंदगी में एक साथ क्यों नहीं मिलती? हाँ, ये एक दिलचस्प अवलोकन है और शायद हम सबने इसे महसूस किया होगा। पर्किंस इसे समझाते हैं। बताइए। जवानी में यानी यूथ में आपके पास आमतौर पर भरपूर स्वास्थ्य और खाली समय होता है, लेकिन पैसा वो अक्सर कम होता है। आप दुनिया घूमना चाहते हैं पर बजट सीमित है।
हाँ, ये तो होता है। फिर आती है मध्यायु, मिडिल एज। अब शायद आपके पास पैसा ज्यादा है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक है, लेकिन करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खाली समय मिलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिलता। आप छुट्टी लेना चाहते हैं पर काम से फुर्सत नहीं। और फिर आता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसा जो आपने बचाया है और समय दोनों हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य वो धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। आप यात्रा करना चाहते हैं पर शरीर इजाजत नहीं देता। पर्किंस का कहना है कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा हम इन तीनों के असंतुलन में ही बिताते हैं। तो इसका हल क्या है फिर? अगर ये तीनों चीजें एक साथ मिलती नहीं, तो फिर अनुभवों का आनंद कैसे लिया जाए? यहीं पर पर्किंस की सोच क्रांतिकारी हो जाती है। वो कहते हैं कि हल ये है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करें। मतलब पैसे को उस समय खर्च करें जब आपके पास स्वास्थ्य और समय का सही संतुलन हो, अच्छा। ताकि आप उन अनुभवों का भरपूर आनंद ले सकें। ये त्रिकोण हमें याद दिलाता है कि हर संसाधन, स्वास्थ्य, समय, धन की कीमत और उपलब्धता वक्त के साथ बदलती है। इसलिए सिर्फ पैसा जमा करते रहना समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि पैसे को सही समय पर सही अनुभव के लिए इस्तेमाल किया जाए, इससे पहले कि स्वास्थ्य या समय हाथ से निकल जाए। ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब जिंदगी के अनुभवों को अधिकतम करने का तरीका। बिल्कुल सही, ऑप्टिमाइज करना। और अनुभवों की बात करें तो पर्किंस एक और बहुत आकर्षक विचार सामने रखते हैं, मेमोरी डिविडेंड या अनुभव का लाभांश। ये क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी यादें बनाना है? नहीं, ये अच्छी यादें बनाने से कहीं ज्यादा गहरा है। पर्किंस तर्क देते हैं कि अनुभवों पर खर्च किया गया पैसा असल में एक निवेश की तरह है जो आपको लगातार रिटर्न देता रहता है। रिटर्न कैसे? ऐसे कि मान लीजिए आपने अपने परिवार के साथ एक शानदार छुट्टी पर पैसा खर्च किया। उस छुट्टी के दौरान तो आपको खुशी मिली ही, हाँ, वो तो मिलती है। लेकिन सालों बाद भी जब आप उस छुट्टी की तस्वीरें देखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो आपको फिर से खुशी महसूस होती है। यही है मेमोरी डिविडेंड। ये वो भावनात्मक वापसी है जो समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि कई बार बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो भौतिक चीजों से बिल्कुल अलग हुआ। जैसे कोई महंगी कार या फोन खरीदने पर खुशी मिलती है, लेकिन वो वक्त के साथ कम हो जाती है, चीज पुरानी हो जाती है। एकदम सही। पर्किंस यही कहते हैं, भौतिक चीजों का मूल्य और उनसे मिलने वाली खुशी समय के साथ घटता है, डिप्रिशिएट होता है। लेकिन अनुभवों से बनी यादों का मूल्य अक्सर समय के साथ बढ़ता है। वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, हमारी कहानियों का हिस्सा बन जाती हैं। सही। इसलिए पर्किंस कहते हैं कि जिंदगी में जल्दी अनुभवों में निवेश करना, जैसे 20s-30s में, आपको जीवन भर के लिए खुशी की एक सतत धारा देता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये खुशी और संतुष्टि पाने का एक रणनीतिक तरीका है। मतलब खुशी के अर्थशास्त्र को ही बदल दिया, संपत्ति जमा करने के बजाय यादों का बैंक भरने पर जोर। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। बहुत से लोग अनुभवों पर इसलिए खर्च नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। भविष्य की चिंता उन्हें वर्तमान में जीने से रोकती है। इस जरूरत से ज्यादा बचत करने की प्रवृत्ति के बारे में पर्किंस क्या कहते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही आम मानवीय डर है और पर्किंस इसे नजरअंदाज नहीं करते। वो मानते हैं कि भविष्य की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये डर अक्सर हमें जरूरत से ज्यादा बचाने, मतलब ओवर सेविंग की ओर ले जाता है। हम अनिश्चित भविष्य के लिए इतना ज्यादा बचाने लगते हैं कि हम आज जीना ही भूल जाते हैं। पर्किंस की सलाह है, हिसाब लगाइए। थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि आपको अपनी अनुमानित बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और एक उचित सुरक्षा जाल बनाए रखने के लिए वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है। एक बार जब आप उस पर्याप्त राशि का अनुमान लगा लेते हैं तो उससे ज्यादा जमा करना पर्किंस के अनुसार व्यर्थ है। वो ऐसी संपत्ति जमा करना है जिसका आप शायद कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मतलब डर के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर योजना बनाएं। बिल्कुल। यहाँ मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की अनिश्चितता का डर इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह हमारे वर्तमान के निर्णयों पर हावी हो जाता है। हाँ, ये तो है। पर्किंस हमें चुनौती देते हैं कि हम इस डर का सामना करें और तर्कसंगत रूप से सोचें। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये इतनी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल सिर्फ इंतजार में बिता दें? सही सवाल है। ये वित्तीय सुरक्षा और जीवन को भरपूर जीने के अनुभव के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने की बात है। पर्किंस इसे डाई विद जीरो कहते हैं, जिसका मतलब कंगाल मरना नहीं, बल्कि अपने संसाधनों का पूरी तरह से सोच समझकर इस्तेमाल करना है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पर्किंस एक और पारंपरिक धारणा पर सवाल उठाते हैं, जो है विरासत छोड़ने की परंपरा। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए काफी पैसा छोड़कर जाएं,
पर्किंस का इस पर क्या नजरिया है? उनका नजरिया यहाँ भी काफी अलग है। वो कहते हैं कि मरने के बाद बच्चों के लिए एक बड़ी रकम छोड़ने के बजाय उन्हें तब पैसे दें जब आप जीवित हों और जब उन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अच्छा, जब जरूरत हो। हाँ, सोचिए आपके बच्चों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत कब होगी? शायद उनके 20s या 30s में, जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हों, करियर शुरू कर रहे हों, पहला घर खरीद रहे हों या अपना परिवार पाल रहे हों। हाँ, उस वक्त तो बहुत मदद हो जाती है। बिल्कुल, उस समय मिली छोटी सी मदद भी उनके जीवन पर बड़ा असर डाल सकती है, बजाय इसके कि उन्हें 50 या 60 की उम्र में तब पैसा मिले जब वो खुद आर्थिक रूप से काफी हद तक स्थिर हो चुके हों। इसके पीछे और क्या तर्क है? क्या सिर्फ जरूरत का ही सवाल है? जरूरत के अलावा दो और बातें हैं। पहली, जब आप जीवित रहते हुए देते हैं तो आप अपनी उदारता का प्रभाव अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, ये तो है। आप देख सकते हैं कि आपके पैसे ने कैसे किसी की मदद की, किसी का सपना पूरा किया। ये आपको भी खुशी और संतुष्टि देता है। और दूसरी बात? दूसरी, ये रिश्तों को भी मजबूत करता है। ये विरासत को मरने के बाद की एक ठंडी कानूनी प्रक्रिया से बदलकर जीवित रहते हुए प्यार और समर्थन जताने का एक तरीका बना देता है। मतलब विरासत का असली मकसद क्या है, ये सवाल उठता है। क्या ये सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना है या जीते जी रिश्तों को बेहतर बनाना? एग्जैक्टली, ये एक बुनियादी सवाल है। ये सारे विचार, अनुभवों को प्राथमिकता देना, सही समय पर खर्च करना, जीवित रहते हुए देना, ये सब कहीं ना कहीं एक सक्रिय और शायद थोड़ी जोखिम भरी जिंदगी जीने की ओर इशारा करते हैं। क्या पर्किंस जोखिम लेने की बात करते हैं? हाँ, वो निश्चित रूप से जीवन में कुछ सोचे समझे जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क्स और रोमांच को शामिल करने की वकालत करते हैं। लेकिन इसका मतलब लापरवाही तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मतलब लापरवाही या बेवकूफी भरे काम करना नहीं है, बल्कि वो कहता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें आजमाएं। जैसे? किसी ऐसी जगह यात्रा करें जहां पहले कभी नहीं गए। वो बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करें जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, भले ही उसमें असफलता का थोड़ा खतरा हो। इसके पीछे क्या सोच है? क्यों जरूरी है ये सब? इसके पीछे सोच जुड़ी है पश्चाताप से। पर्किंस का तर्क है, और कई स्टडीज ने भी ये दिखाया है, कि जीवन के अंत में लोगों को अक्सर इस बात का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इस बात का ज्यादा होता है कि उन्होंने क्या नहीं किया। हाँ, कौन से मौके गवा दिए, कौन से डर उन्हें रोकते रहे। इसलिए साहस और इरादे से जीना डर में सिमटकर जीने से कहीं बेहतर है। ये फिर से उसी सीमित समय वाली बात से जुड़ गया। घड़ी टिक टिक कर रही है। बिल्कुल, ये उस गहरे अफसोस से बचने के बारे में है कि काश जिंदगी थोड़ी और जी होती, थोड़े और रंग भरे होते। ये जीवन की संभावनाओं को सक्रिय रूप से अपनाने का आह्वान है। तो ये सब सुन के लगता है कि एक तरफ अंधाधुंध खर्च है, दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा बचत। पर्किंस का रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का है। लेकिन ये संतुलन कैसे मिलेगा? किसी को कैसे पता चलेगा कि कितना काफी है? तो ये $1 मिलियन सवाल है। हाँ। और पर्किंस मानते हैं कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है जो सबके लिए लागू हो। हर किसी को अपना पर्याप्त बिंदु, मतलब इनफ पॉइंट, खुद खोजना होगा। खुद खोजना होगा। हाँ, ये वो बिंदु है जहां आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, भविष्य के लिए एक उचित सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है और आप मन की शांति महसूस करते हैं। इस बिंदु को खोजने के लिए गहरे आत्मचिंतन, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी वैल्यूज, अपनी जरूरतें, ये सब समझना होगा। हाँ, और अपनी जोखिम सहनशीलता यानी रिस्क टॉलरेंस को भी समझना होगा। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक व्यक्तिगत गणना है। कितना पैसा आपको सुरक्षित महसूस कराता है? आपके लिए अच्छी जिंदगी का क्या मतलब है? आपके कौन से अनुभव हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहेंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढने के बाद ही आप ये तय कर सकते हैं कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। और पर्किंस कहते हैं कि एक बार जब आप उस पर्याप्त बिंदु पर पहुंच जाते हैं या उसके करीब पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं, तो उसके बाद अतिरिक्त पैसे को सिर्फ जमा करते रहने के बजाय उसे वर्तमान में अनुभवों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में लगाना चाहिए। ये पर्याप्त सीमा जानना बहुत जरूरी है इस फिलॉसफी को अपनाने के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। और अंत में वो एक विचार जो इन सभी बातों को एक धागे में पिरोता है और शायद सबसे शक्तिशाली भी है, हमारी अपनी नश्वरता, मौत के बारे में सोचना। पर्किंस कहते हैं कि ये डरावना नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। ये कैसे? ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन पर्किंस का तर्क है कि जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हमारा समय सीमित है, कि मृत्यु अवश्यंभावी है, हाँ, तो यह हमें टालमटोल छोड़कर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन कीमती है।
मतलब मौत का डर नहीं बल्कि जिंदगी की कीमत का एहसास। बिल्कुल। नश्वरता का बोध हमें सिर्फ पैसा जमा करने की अंतहीन दौड़ से बाहर निकालकर अनुभवों को जीने, रिश्ते बनाने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को और ज्यादा जुनून और इरादे से जीने की प्रेरणा है। ये अभी और यहाँ जीने के लिए अंतिम कॉल टू एक्शन है। तो कुल मिलाकर शून्य पर मृत्यु का दर्शन पैसे उड़ाने या लापरवाही से जीने का आह्वान नहीं है, बल्कि यह इरादे से जीने, मतलब लिविंग इंटेंशनली का एक तरीका है। सही कहा। यह हमें सिखाता है कि पैसों को सिर्फ जमा करने की चीज न समझें, बल्कि उसे एक शक्तिशाली औजार माने जिससे हम एक ऐसी जिंदगी बना सकें जो अनुभवों, रिश्तों, सीखने और गहरी संतुष्टि से भरपूर हो। पॉकिंस के अनुसार असली सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितनी संपत्ति पीछे छोड़कर जाते हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने वास्तव में कितनी भरपूर जिंदगी जी। सही। याद रखें, लक्ष्य कब्रिस्तान में सबसे अमीर इंसान बनना नहीं है। लक्ष्य इतना भरपूर जीना है कि जब आपका समय आए तो आप अपनी दौलत, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा उस चीज पर पहले ही खर्च कर चुके हो जो वास्तव में मायने रखती है, स्वयं जीवन। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा एक अनुभव है जिसे कोई व्यक्ति शायद पैसे, समय या डर की वजह से लगातार टालता आ रहा है? अच्छा सवाल है। क्या आज की हमारी बातचीत, खासकर मेमोरी डिविडेंड, टाइम बकेट और पर्याप्त की अवधारणाओं पर सोचने के बाद उस अनुभव को देखने का नजरिए में कोई बदलाव आता है? शायद यह अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने और जिंदगी को थोड़ा और इरादे से जीने की दिशा में पहला कदम हो। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।